जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केवी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 30 अक्टूबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये होता है प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब मनाया क्यों जाता है यह दिवस? तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि जिन लोगों के द्वारा इंटरनेट की खोज की गई थी या फिर इसे डेवलप किया गया था, उसके अलावा इंटरनेट आने के बाद में हमारी दुनिया के विकास में जो योगदान हुआ है उनको चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इन तीन लोगों के नाम भी याद रखेंगे। एक का नाम है लियोनार्ड क्लिनरॉक, दूसरे हैं चार्ले क्लिन और तीसरे हैं बिल ड्वेल। तो इन्हीं की मदद से पहली बार 29 अक्टूबर 1969 को इंटरनेट का संचार हुआ था। तो इसीलिए 2005 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी और वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक जरूरी चीज कि अगर आप करंट अफेयर्स कहीं पर भी या इस चैनल के ऊपर देखते हैं तो फिर आप जिस भी पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में किस प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको पता नहीं रखेंगे तो फिर आप चाहे जितने वीडियो देख लें, आप करंट अफेयर में बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले काम आपका यही होना चाहिए कि आप जिस भी पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके करंट अफेयर्स के प्रश्न किस लेवल तक के पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। तो इसीलिए पहला काम आप यही करिएगा कि जिस भी पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके करंट अफेयर्स के प्रश्नों को जरूर देख लें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो पहला बैंक बन गया है इंडस इंड बैंक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये मामला है क्या। दरअसल हमारे यहाँ का जो केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, क्या नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क की घोषणा की गई थी और इसके अंतर्गत जो भी हमारे बैंक हैं उनको अपने यहाँ के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए लाइव होना था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बैंकों के द्वारा एक ऐसा हमारा पोर्टल विकसित करना है या एक ऐसी विंडो बनानी है जिसके ऊपर जाकर के उस बैंक के जो कस्टमर हैं उनको बैंकिंग से संबंधित सारी सेवाएं एक स्थान पर ही मिल जाएं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको अपने अकाउंट का स्टेटमेंट जानना है तो आप वहीं पर जान लें। अगर आपको अपने अकाउंट की राशि जाननी है तो वह भी आप वहीं पर जान लें। आपको किसी प्रकार का निवेश करना है जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ईपीएफ हो गया या अन्य किसी प्रकार का निवेश हो गया तो उसकी सुविधा भी आपको यहीं पर मिल जाए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, सारी सुविधाएं आपको एक विंडो पर ही मिल जाएं। तो इसीलिए आरबीआई के द्वारा इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था और अब इंडस इंड बैंक हमारे देश का पहला बैंक बन गया है जो कि इसके तहत लाइव हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी बात करते हैं इंडस इंड बैंक की। तो स्थापना अप्रैल 1994 को हुई थी और इस बैंक के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे 1994 में तो उन्हीं के द्वारा इंडस इंड बैंक का उद्घाटन किया गया था। मुख्यालय आपको मिल जाएगा पुणे में और इसके एमडी और सीईओ हैं सुमन कटपालिया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस शहर में सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन किया गया? तो ये स्टेशन आपको मिलेगा नोएडा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल जो नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा उत्तर भारत के पहले ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित करते हुए सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके
प्राइड स्टेशन रखा गया है। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अब इसका नाम होगा प्राइड स्टेशन और ये डेडिकेट किया गया है हमारे जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही था कि अभी एक राज्य पुरस्कार था जिसका नाम बदल दिया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने, और पोलैंड में एक हमारी स्ट्रीट थी जिसका नाम प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर किया गया है। इजराइल ने अपने यहाँ की एक स्ट्रीट थी जिसका नाम बदल करके टैगोर जी के नाम पर किया है। तो इन सभी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। भारत में मध्य एशिया के देशों में विकास प्रोजेक्ट के लिए कितने डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दी गई है? तो भारत ने यहाँ पर कुल मिलाकर के $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दी है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए, हालांकि पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर आइए समझते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट होती क्या है। देखिए, मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको 100 रुपए दे दिए हैं। इसका मतलब है कि मैंने आपके लिए एक अकाउंट खोल दिया जहां से आप 100 रुपए निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। जैसे अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है तो इसकी एक पार्टिकुलर लिमिट होती है, जैसे मान लीजिए 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, और उस राशि में से आप जितनी राशि को खर्च करेंगे उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो ठीक इसी प्रकार से होता है हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट। तो आई होप लाइन ऑफ क्रेडिट आपने यहाँ पर समझा होगा। अब बात करते हैं कि मामला क्या हुआ है। तो मामला यह है कि भारत और दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बीच के डायलॉग के तीसरे संस्करण का अभी वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब शामिल हुए और इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता भी की गई। तो जो भी हमारे मध्य एशिया के 5 देश हैं उनके यहाँ पर ऊर्जा के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कृषि हो गई, शिक्षा हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो इसके क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दी गई है। तो आइए पहले थोड़ा सा जानते हैं कि ये मध्य एशिया का रीजन आता कहाँ से है, कहाँ पर है। तो जैसे हम उत्तर एशिया की बात करते हैं तो इसमें आपको रसिया और मंगोलिया मिल जाएगा। पूर्वी एशिया की बात करते हैं तो इसमें चाइना और कुछ अन्य देश आ जाते हैं। दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये सारे देश आ जाते हैं। वैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया यहाँ पर हो गया। पश्चिमी एशिया में ये सारे हमारे देश हो गए और यहाँ पर आपको मिलेगा मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में कुल मिलाकर के आते हैं 5 देश, और वे 5 देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान में है। उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान मिलेगा, जिसकी राजधानी अशगाबाट में है। उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद में है। ताजिकिस्तान, जिसकी राजधानी धसनबे में है। और किर्गिस्तान, जिसकी राजधानी आपको मिलेगी बिश्केक में। आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, ये बीच में जो आपको छोटा सा स्थान दिख रहा है ये क्या है? तो इसके बारे में नीचे कमेंट में आपको बताना है। भारत की किस महारत्न कंपनी ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ 50 बिलियन येन के लिए ऋण समझौता किया है? तो ये समझौता किया है एनटीपीसी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले यहां पर जानते हैं कि किस के तहत यह ऋण समझौता किया गया है, यानी कि ये जो जापान का बैंक है जिसका नाम है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उसके द्वारा एनटीपीसी को ऋण क्यों दिया जा रहा है? तो ये जो ऋण होगा ये दिया जा रहा है जापान बैंक के ग्रीन पहल के अंतर्गत। अब ग्रीन पहल क्या है? तो ग्रीन का पूरा नाम है ग्लोबल एक्शन फॉर रिकाउंसलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन, यानी कि अगर किसी कंपनी के द्वारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट सामने लाया गया है जापान बैंक के जिसमें उसके द्वारा किए जा रहे कार्य पर्यावरण के हितों को ध्यान में रख करके किए जा रहे हैं, तो उनको जापान बैंक के द्वारा ग्रीन इनिशिएटिव के अंतर्गत ऋण दिया जाता है। तो वैसे जापान की मुद्रा में ये ऋण है 50 बिलियन येन का, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डॉलर में तो 482 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है एनटीपीसी ने। तो ये हो गई हमारी पहली न्यूज। दूसरी न्यूज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने भी जेबीआईसी के साथ में जापान की जो भी हमारे देश में ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उन सभी को वित्त पोषित करने के लिए, यानी कि उनको ऋण देने के लिए $1 बिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। तो इस $1 बिलियन में से जो 600 मिलियन का होगा वो देगी जेबीआईसी,
और बाकी जो भी आपके $400 मिलियन होंगे वह जापान के अन्य बैंकों के द्वारा फाइनेंस किया जाएगा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ये ऋण जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी को दिया जाएगा। एनटीपीसी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सांगवान। अक्टूबर 2020 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ? तो भाई अगर शब्द आ जाए तो समझ जाइए ये हैं हमारे गुजरात के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं केशुभाई पटेल, जिनकी एज थी 94 ईयर की, और ये गुजरात के दूसरे नंबर के उप मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा गुजरात राज्य के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे थे केशुभाई पटेल। तो अभी 94 ईयर की एज में कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। हालांकि ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये तो थे बीजेपी से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन 2012 में अलग हो गए थे और गुजरात परिवर्तन पार्टी नाम से एक नई पार्टी का गठन किया था। तो पार्टी का नाम भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल व सुमंगल पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक जी उड़ीसा राज्य के हैं सीएम, और इन्हीं के द्वारा 2 पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो पहला पोर्टल क्या है? पहला हमारा है राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल, यानी कि स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल। तो जो भी राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्र हैं, या फिर हमारे पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, या फिर हमारे SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, उनको यहाँ पर उड़ीसा राज्य के जो विभिन्न विभाग हैं, यानी कि जो 8 विभिन्न विभाग हैं, उनके द्वारा 21 प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाएगी और उन सभी का वितरण प्रभावी तरीके से हो पाए, इसके लिए राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दूसरा पोर्टल और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका नाम है सुमंगल पोर्टल। तो राज्य में अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगल पोर्टल को लॉन्च किया है उड़ीसा ने, और इसके अंतर्गत अगर कोई भी अंतर जातीय विवाह करता है, यानी कि इंटर कास्ट मैरिज करता है, तो फिर उसको यहाँ पर कुछ सहयोग राशि भी दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। तो काश इस प्रकार का पोर्टल अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया होता तो हमारी भी इंटर कास्ट मैरिज हो चुकी होती। बाकी उड़ीसा की बात करते हैं तो राजधानी इसकी भुवनेश्वर में है, राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा कटक में और मुख्य न्यायाधीश इसके हैं मोहम्मद रफीक। बाकी उड़ीसा से जुड़े हुए ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप PDF में पढ़ सकते हैं, और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वीडियो आप सुबह के टाइम देखिए और शाम के टाइम जब आपको PDF मिला करे तो एक बार 10 मिनट का टाइम निकाल करके या 15 मिनट का टाइम निकाल करके PDF से रिवीजन जरूर किया करें, क्योंकि रिवीजन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे उतना बेहतर आप करंट अफेयर में स्कोर कर पाएंगे। और मेरा हमेशा ही टारगेट रहता है कि जो भी लोग मेरे वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ में देखें वह लोग करंट अफेयर में 100 में 100 करके आएँ। वैसे गारंटी तो ये कई सारे लोग देते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि आप करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्कोर करेंगे। अक्टूबर 2020 में नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो ये जो फ्रेमवर्क है इसे लॉन्च किया है हमारे रोड हाईवे और परिवहन मंत्री, इसके अलावा MSME मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर पहले समझते हैं कि ये जो हमारा फ्रेमवर्क है इसे डेवलप किसने किया है। तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मिल करके भारत में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पर डेवलप किया है नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, क्योंकि भारत सरकार का ये अनुमान है कि 2040 तक हमारे देश में जो भी अधोसंरचना है उसको बेहतर बनाने के लिए 4.5 ट्रिलियन के निवेश की आवश्यकता होगी, और इसी के लिए इस फ्रेमवर्क को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग कई बार सुनते होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मतलब इसका हो गया कि हमारे यहाँ पर जो रेल है, हाईवे है, या फिर ब्रिज हो गए, या फिर हमारे टनल हो गए, तो इन सभी को काफ़ी बेहतर तरीके से बनाना, यानी कि जो कनेक्टिविटी है वह हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सके। इसी दौरान नितिन गडकरी जी के द्वारा एक पुस्तक भी लॉन्च की गई जिसका नाम है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी ऑफ नॉलेज।
तो बस थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। किस राज्य की सरकार ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष यानी कि यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये प्रोग्राम है क्या? देखिए, जो लोग यहाँ पर एलएलबी किए होंगे उनको पता होगा कि जब आप एलएलबी की डिग्री ले लेते हैं, यानी कि जो एक कानून की डिग्री है जिसे लेने के बाद में आप एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आपने डिग्री ले ली और आप तुरंत जाकर के वकील बन जाते हैं। इस दौरान आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद में 3-4 साल आप वहाँ पर जाकर के काला कोट पहन करके घूमते घामते हैं, फिर जाकर के आप यहाँ पर एक बेहतर वकील बनते हैं, तब जाकर के आपकी कमाई थोड़ी बेहतर होती है। तो इस दौरान के लिए, यानी कि ये जो भटकने वाला समय होता है, उस दौरान हमारे जो भी एडवोकेट होते हैं उनको तमिलनाडु राज्य की सरकार के द्वारा 2 वर्षों तक 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वह लोग इस प्रकार से ना भटकें। और कई सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इसके कारण एलएलबी की डिग्री करने के बाद में वकालत की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनजर तमिलनाडु की सरकार के द्वारा युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। राजधानी यहाँ की चेन्नई में है। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं ईके पलाना स्वामी। उच्च न्यायालय आपको चेन्नई में ही मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं एपी शाही। टाइगर रिजर्व आपको जरूर ध्यान रखने हैं मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कलाकड़ मुंदनथरई और है अनामलाई। बाकी तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। खास तौर पर स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की अभी इन्होंने शुरुआत की है। विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने में ये पहले स्थान पर रहा था। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा उन्नत विनिर्माण केंद्र की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। भारतीय बौद्धिक संपदा जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह मुंबई महाराष्ट्र के बाद में दूसरे स्थान पर रहा था। और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा पर पॉलिसी लाने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है सरबजीत कौर जी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं इस पुस्तक की। तो 1984 में जो हमारे सिख समुदाय के लोगों के साथ में नरसंहार जैसी भीषण घटना हुई थी, उसी घटना के ऊपर यह पुस्तक आधारित है, जिसका नाम है नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। जैसे अभी हम लोगों ने एक पुस्तक और पढ़ा था, वह भी हमारे सिख धर्म के ऊपर ही आधारित है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। तो इस पुस्तक के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। ये लिखा था जीबीएस सिद्धू ने। किससे? जीबीएस सिद्धू ने लिखा था द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। और नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स ये लिखा है सरबजीत कौर ने। बाकी गौरी खान ने लिखा माई लाइफ इन डिजाइन, जेके रॉलिंग ने लिखा है द इकाबॉग, अरुंधति रॉय ने लिखा है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, और इश्तियाक अहमद ने लिखा है जिन्नाह हिज सक्सेस, फेलर एंड रूल इन हिस्ट्री। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 2020 में डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर सतीश मिश्रा को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले जानते हैं कि ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ का जो नेशनल अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसके द्वारा दिया गया है डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020। बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर सतीश मिश्रा की। तो लखनऊ में जो आपको CSIR की सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा, उसके मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सतीश मिश्रा। और इनको मलेरिया का जो हमारा परजीवी होता है उसका किस प्रकार से लाइफ साइकिल होता है, इस पर इन्होंने रिसर्च किया था और इसी रिसर्च के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। बाकी डॉक्टर रतनलाल जी की बात करते हैं तो इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज मिला हुआ है। सौरभ लोढ़ा की बात करते हैं तो इनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला हुआ है। नीति कुमार का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी हमारे CDRI की हैं और इनको इस वर्ष सर्ब यानी कि SERB वुमेन एक्सलेंस अवार्ड मिला था। तो सभी के नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने भूमि व संपत्ति के पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
तो तेलंगाना राज्य के सीएम हैं चंद्रशेखर राव जी, और इन्हीं के द्वारा तेलंगाना का एक जिला है जिसका नाम है मेडचाल मल्काजगिरी जिला, जहां पर धरणी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की बात करते हैं तो तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज के द्वारा इसे विकसित किया गया है, और इस पोर्टल की मदद से कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के बारे में, उनका वारिस कौन होगा यानी कि उनका सक्सेसर कौन होगा, इसके बारे में, और किस प्रकार से उनका जो एग्रीकल्चरल लैंड होगा उसका बंटवारा किया जाएगा, इन सभी के बारे में जानकारी को रजिस्टर कर सकता है। तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। राजधानी हैदराबाद में है, राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। कुछ अन्य चीजें भी आपके परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। सिप्ला कंपनी के द्वारा कारवा के साथ मिलकर के ब्रांड नाम इलीफास्ट के तहत कोविड-19 एंटी डिटेक्शन किट को लॉन्च किया गया है। तो कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए इलीफास्ट नाम से एक किट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। फ्रांस और टर्की के बीच में जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में आपको पता ही होगा, और इसी के दौरान फ्रांस के द्वारा जो उनका राजदूत था टर्की में, उसको उन्होंने वापस बुला लिया है। भारत की अध्यक्षता में एससीओ के विदेश व्यापार मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की गई है। महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि उनके यहाँ के जो 300 जिला परिषद स्कूल हैं उनको मॉडल स्कूल में बदला जाएगा, और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो भी हमारे गरीब वर्ग के छात्र हैं उनके लिए डिजिटल पुस्तकालय को लॉन्च किया गया है। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि विश्व आर्थिक मंच का 2021 वाला सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो वैसे ये होता है दावोस में, लेकिन ये आयोजित होगा अगले वर्ष लुसनबर्गेन स्टॉक में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है, जो कि है द ग्रेट रिसेट। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक नीति समिति है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, और अभी इसमें कुछ नए सदस्य जोड़े गए हैं, उन सदस्यों के नाम भी आपको नीचे कमेंट में लिखने हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो उसके बारे में आप अपनी राय भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।